देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। A person initially at rest starts to walk 2 meters towards north, then 1 meter towards east, then 5 meter towards south, and then 3 meter towards west. बहुत सारे घूम गया. What is the position vector of the person at the end of the trip? ये आपसे पूछा गया. तो अपन क्या मानते हैं कि ये चलना शुरू किया होगा ओरिजिन से. अपना रेफरेंस अपन हमेशा ओरिजिन लेके चलते हैं, ठीक है. और ईस्ट वेस्ट जो है उनको अपन एक्स और वाई एक्सिस से बता सकते हैं. दिस इज एक्स एक्सिस टुवर्ड्स ईस्ट, दिस इज वाई एक्सिस टुवर्ड्स नॉर्थ, दिस इज माइनस एक्स एक्सिस टुवर्ड्स वेस्ट, एंड दिस इज माइनस वाई एक्सिस टुवर्ड्स साउथ. इसको आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है. ओके, तो इसको मोशन देते हैं. चलिए ओरिजिन से शुरू करते हैं. पहली बात लिखी गई 2 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, तो यहां से चलना शुरू हुआ, यहां तक पहुंच गया इस तरफ से, ठीक है. दिस इज 2 मीटर्स, यहां तक पहुंच गया ये. तो मैं नाम लेता हूँ ए से बी तक ये पहुंच चुका है. देन 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट. ओके भैया 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चला देते हैं इसको. दिस इज 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ चल गया. देन 5 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ, नीचे की तरफ. तो 2 तो वो यहाँ तक पहुंच जाएगा और इससे नीचे 3 और, तो वो लगभग यहाँ तक पहुंच जाएगा. इस पोजीशन तक पहुंच गया ये. टोटल 5, 2 मीटर यहाँ पे, 3 मीटर यहाँ पे, टोटल पहुंच गया 5 साउथ की तरफ. एंड देन 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 3 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट. तो 1 तो यहाँ तक आ गया, उससे आगे 2 और चल लेगा तो यहाँ तक आ जाएगा. देखिए 1 तो ये हो गया, 2 और यहाँ तक चल गया, फाइनली यहाँ तक चल गया. तो ये उसका पूरा पाथ रहा. पहले वो यहाँ से यहाँ चला, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इधर चला, फिर इस तरफ चला, फाइनली ये ई पॉइंट तक पहुंच गया. आपसे पूछा गया कि बताइए पोजीशन वेक्टर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. एट द एंड, जब वो यहाँ पहुंच गया. पोजीशन वेक्टर हमने बोला है यहाँ से ओरिजिन से देखते हैं हमेशा. ये वेक्टर आपको चाहिए. कैसे निकालोगे? अगर कोऑर्डिनेट पता है ई पॉइंट का तो आसानी से आंसर आ जाएगा. और कोऑर्डिनेट निकालना तो बड़ी आसान सी बात है. कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ से देखेंगे, इस डायरेक्शन में है, कितना है 2 मीटर, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका -2. वाई कोऑर्डिनेट यहाँ से देखेंगे, नीचे कितना है, नीचे है 3 के बराबर, तो ये आ गया -3. कोऑर्डिनेट्स मिल गए -2 का -3, तो पोजीशन वेक्टर मिल गया इसका फाइनल. आर फाइनल इज इक्वल टू -2i कैप -3j कैप. ये आपका आंसर आ गया. अच्छा, क्या इसी को हम किसी और तरीके से ला सकते थे? अगर मैं ये पूरा डायग्राम नहीं बनाता, क्या इसका और कोई तरीका हो सकता है? यस, इसका एक तरीका और हो सकता है. उस तरीके की अपन बात करते हैं. इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ. इसका एक तरीका और हो सकता है, इसकी अपन बात करते हैं. देखो तरीका क्या है. तरीका ये है कि मैं इसके हर एक मोशन को लिखता चलता हूँ, ठीक है. तो पहला मोशन मैं इसको बोलता हूँ R1. ये था 2 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो 2j कैप. मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. क्या लिखा मैंने? 2j कैप. क्यों? क्योंकि ये यहाँ से चलना शुरू हुआ इस डायरेक्शन में. सो दिस इज वेक्टर इज 2j कैप. नॉर्थ था, मेरे को पता है नॉर्थ j होता है, तो मैं लिखते हैं 2j कैप. फिर लिखते हैं 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 1i कैप. ईस्ट, ईस्ट इज एक्स एक्सिस, i कैप. 5 मीटर टुवर्ड्स साउथ, टुवर्ड्स साउथ नीचे आ रहा है -j कैप. 5 -j कैप. Then 3 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट नेगेटिव एक्स एक्सिस -i. सो ये हो गया आपका -3i कैप. इन सबको ऐड करना तो जरा. आर फाइनल आपको चाहिए. आर फाइनल कैन बी गिवन इज R1 + R2 + R3 + R4. वेक्टर सम करना है. याद है वेक्टर सम कैसे करते थे? आई को आई से ऐड करना है, जे को जे से ऐड करना है. करो सम. तो कितना आया देखो. अगर आई को आई से ऐड करता हूँ, 1 इन -3 -2 आई कैप. जे को जे से करते हैं, देखिए -3 जे कैप. क्या यही आंसर आपको मिला फाइनली? यस, यहाँ भी यही मिला. यस, सेम आंसर. तो दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है. चाहे आप इसको पूरा डायग्राम इसको बना के देखें, कैसे कैसे इसका मोशन है, उस तरीके से आप लिखें, फाइनल कोऑर्डिनेट देख लें, या फिर
आप इन सारे को ऐड कर लें तब भी आपको फाइनल पोजीशन यहाँ से मिल जाएगी। तो दोनों ही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। बेसिक बेसिक बातें आपको पता है, मैं जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूँ। डिस्टेंस क्या था? द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, कितना इसने एक्चुअली पाथ कवर किया, लेंथ कितना चला है वो, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब तो आपको स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता है। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होती। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? इज अ वेक्टर क्वांटिटी पहली बात, और किसे कहेंगे? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। जहां से चला वहां से, अगर ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था और यहाँ से इस तरीके से घूमता घामता वो यहाँ तक पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और मैंने यह वेक्टर बताया, वेक्टर बनाया, देख लीजिए, इनिशियल से फाइनल की तरफ, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। जबकि डिस्टेंस क्या होगा? जो उसने एक्चुअली पाथ पूरा ट्रैवल किया है, जिसकी जो लेंथ है वो होगा डिस्टेंस। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रैवल इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। It can also be defined as the shortest distance between these 2 point positions of the object, and its direction is from initial to final position. बात ध्यान रखनी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पोजीशन, इसे मार्क कर लेंगे, इनिशियल से फाइनल पोजीशन। ठीक है, मैंने आपको बताई, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन कैसी बनानी है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो अब जैसे अगर मैं बोलूं कि आपका फोन आपने यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से उठा के आप यहाँ तक लेके गए, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ का जो वेक्टर होगा वो वेक्टर कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसका मैग्नीट्यूड कितना? जितना आपने उसको शिफ्ट किया। डायरेक्शन कितनी? जो इनिशियल से फाइनल की तरफ की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं वही जो मैंने डायग्राम बनाया है, बिल्कुल वैसे डायग्राम यहाँ भी है। स्टार्ट से यहाँ तक पहुंचा ये एंड तक, तो ये जो टोटल पाथ कवर किया है, दिस टोटल पाथ इज डिस्टेंस, जबकि यहाँ से यहाँ तक इज डिस्प्लेसमेंट। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। पोजीशन तो हम जानते ही हैं, जहां पे पहले था वो इनिशियल पोजीशन, जहां पे फाइनली पहुंच गया वो फाइनल पोजीशन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं ऐसे बताऊं तो ये एक्स और जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक पार्टिकल पहले था यहाँ पे ए पॉइंट पे, वो यहाँ से मूव होके आ गया यहाँ पे बी पोजीशन पे। अगर इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है लेट्स से 2,5,1, और अब ये पहुंच गया लेट्स से 5,1,2 यहाँ पे। तो आपसे पूछा गया कि बताइए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? बड़ा आसान सा तरीका है, देखो ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का तरीका ये होगा, हमने बोला कि डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल से फाइनल तक का वेक्टर। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस वेक्टर इज द इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ओरिजिन से अपन देखते हैं ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इसको मैं लिख देता हूँ आर आई, दिस इज इनिशियल पोजीशन। अगर मैं एक वेक्टर और बनाऊं, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर आर एफ, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिस इज द फाइनल पोजीशन वेक्टर। और इन दोनों का डिफरेंस विल गिव यू द, और अभी हमने पढ़ा था कि क्या, ये जो है इनिशियल से फाइनल वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको मैं नाम देता हूँ एस वेक्टर, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ से याद करो, ट्राइंगल लॉ क्या कहता था? ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वो कहता था कि जब आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल अरेंज करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो तीसरा वेक्टर होता है। हेड टू टेल अरेंजमेंट देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, इसका हेड यहाँ पे है, इसकी टेल यहाँ पे है, हेड टू टेल अरेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है। मतलब आर आई और एस को अगर मैं ऐड करूंगा तो आर एफ मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसको अगर मैं यहाँ लिखूं तो मैं लिख सकता हूँ आर आई प्लस एस इज इक्वल टू आर एफ। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से मैंने लिखा है। यहाँ से आप अगर एस देखें तो क्या मिलेगा? आर एफ माइनस आर आई मिलेगा। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छी बात हो गई, वाह वाह। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है,
फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अब मुझे, अब तुम जल्दी से बता दो यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना लिखने वाले हो, वेक्टर फॉर्म में बताओ आईजे में। तुम ये पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, अभी हमने सीखा था पोजीशन लिखना। तुम ये पोजीशन वेक्टर लिख सकते हो, अभी हमने सीखा था। और तुम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ये भी हमने वेक्टर में सीखा है। बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। फाइनल माइनस इनिशियल करना है, जल्दी बताना। आप इनिशियल को क्या लिख सकते हैं, इनिशियल को लिखा जा सकता है, जो ए पे है, ए का कोऑर्डिनेट है 2 5 1, तो 2 i कैप प्लस 5 j कैप प्लस k कैप, 1 k कैप इज k कैप। फाइनल को क्या लिखा जा सकता है, जो पॉइंट बी पे है, बी वाला क्या है 5 1 2, तो 5 i कैप प्लस 1 j कैप मतलब j कैप प्लस 2 k कैप। आपको क्या करना है, फाइनल माइनस इनिशियल करना है। आर फाइनल माइनस आर इनिशियल करते हैं, तो आई में से आई को सब्ट्रैक्ट करो, जे में से जे को करो और के में से के को करो। इसमें से इसको, इसमें से इसको और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 2 यहाँ मिलेगा आपको 3 i कैप। यहाँ से मिलेगा 1 - 5 मिलेगा -4 j कैप और 2 - 1 यहाँ से मिलेगा 1 k कैप। तो ये आपका आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, खत्म बात। दिस इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब आप इसे सीधा भी नोटिस कर सकते थे, देखिए मैं ये दोनों वेक्टर नहीं भी लिखता ना, ये मैं दोनों वेक्टर नहीं भी लिखता तब भी आप बता सकते थे अपना आंसर। कैसे बताते भाई, आपने किया क्या है, आपने इसके एक्स कोऑर्डिनेट में से इसका एक्स कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया, आई में से आई घटाया मतलब एक्स में से एक्स सब्ट्रैक्ट किया, 5 - 2 किया। यहाँ पे आपने क्या किया, 1 - 5 किया, वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट किया। फिर यहाँ पे क्या किया, जेड कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट किया। तो सीधा वही कर लेते हैं, इतना लिखें क्यों अपन, तो सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर लेते हैं। 5 - 2 3 i कैप, 1 - 5 -4 j कैप, 2 - 1 1 k कैप। दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन कोऑर्डिनेट में से इनिशियल पोजीशन कोऑर्डिनेट आप अगर माइनस कर देंगे तभी आपको सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट लिखना। अब ये आंसर बताइए आप मुझे जल्दी से। देखिए क्या कह रहा है, assume your school is located 2 kilometers away from your home। ठीक है भैया, in the morning you are going to school and in the evening you come back home। ठीक है, in this entire trip what is your distance traveled and displacement covered। जल्दी से बताओ आंसर भाई, इसमें तो टाइम ही नहीं लगना चाहिए। कितना आया आंसर? Distance traveled equals to 4 kilometer and displacement equals to 2 kilometer. डिस्प्लेसमेंट 2, क्यों भैया डिस्प्लेसमेंट 2? सर डिस्प्लेसमेंट 0। डिस्प्लेसमेंट 0, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट शुड बी 0। ये आपका है घर, दिस इज योर होम। ये है आपका स्कूल। ठीक है, आप घर से स्कूल गए 2 किलोमीटर, आप वापस आए 2 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल पाथ कवर्ड। सो डिस्टेंस इज टोटल पाथ, जाने में 2 किलोमीटर, आने में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल एंड फाइनल का डिफरेंस। आप न गए यहीं से थे, दिस इज इनिशियल,
आप लौट के वापस यहीं आ गए हो, दिस इज ऑल्सो फाइनल। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होगा तो डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा ना भैया, दोनों पोजीशन के बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, जो इनिशियल था वही फाइनल है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। सो लिख सकते हैं इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, ठीक है, घर के घर पे हैं वो। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। चलिए देखिए नेक्स्ट, इसका आंसर बताइए। क्या बोला, एन एथलीट कवर्स 3 राउंड्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर्स। तो इसने यहाँ पे 3 ऐसे राउंड मार लिए, 1 2 और 3, 3 राउंड्स इसने कंप्लीट किए इस पे। तो क्या पूछा गया आपसे, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय हिम। बताइए भैया, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस एक्चुअली कितना पाथ इसने कवर किया, कितना ये भागा। तो यहाँ से भागना शुरू 2 किया था pi r. 2 पाई आर, बिल्कुल ठीक बात है, बट 2 पाई आर इज 1 फॉर 1। कितने इसने कवर किए, 3 राउंड्स कवर किए, तो 3 इंटू 2 पाई आर शुड बी द डिस्टेंस। एक्चुअली ये इस पेरीफेरी पे भाग रहा है, इस सर्कल की पेरीफेरी पे ये लगातार भाग रहा है, एंड वी नो द लेंथ ऑफ पेरीफेरी इज 2 पाई आर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितने राउंड मारे, 3 राउंड, एक राउंड में कितना भागा, 2 पाई आर के बराबर। सो टोटल डिस्टेंस इज 3 इंटू 2 पाई आर। तो 3 इंटू 2 पाई, और आर आपको दे रखा है 50 मीटर्स, यहाँ से ये आ जाएगा 300 पाई मीटर्स। मैं इसको पाई को पाई रख रहा हूँ, इसको चेंज नहीं कर रहा। सो डिस्टेंस इज 300 पाई मीटर्स, ये आपका डिस्टेंस का आंसर होगा। एंड व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो, जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि भैया ये जहां से चलना शुरू हुआ था, ये यहाँ से चलना शुरू हुआ था, जब एक राउंड कंप्लीट करेगा तो वापस ये यहीं पे आ जाएगा, दूसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो फिर से यहीं पे आ जाएगा, तीसरा राउंड कंप्लीट करेगा तो फिर से यहीं पे आ जाएगा। जब राउंड कंप्लीट कर रहा है तो मतलब इनिशियल पोजीशन पे फिर से लौट के आ रहा है। सो अगेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, कमिंग बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। फाइनल और इनिशियल सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। यही आपसे अगर पूछते कि बताइए आधा ट्रैक अगर इसने कवर किया, इसने आधा ही राउंड मारा यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया ये, अब बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, what should be the displacement in this case, half round, 100. 100 meters, बहुत बढ़िया। And what should be the distance, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, ऐसे चल के आया। इस दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। रेडियस आपको दे रखी है यहाँ पे 50 मीटर्स, तो हाफ ऑफ द पेरिफेरी ये चला, हाफ 2 ऑफ द pi पेरिफेरी, r. दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हाफ ऑफ द पेरिफेरी इज पाई आर, सो ये हो गया 50 पाई meters, this is the distance. And what is displacement, so displacement is distance between initial and final positions, distance कितनी है initial और final के बीच की, ये distance है, which is equal to diameter, and diameter is 2r, so this is 2r, which is 100 meters. So yes, displacement should be 100 meters for half round, and the distance should be 50 pi या pi r जिसको आप कह सकते हैं। तो बस अब कुछ भी पूछ ले आपसे, आपसे पूछ ले कि बताओ क्वार्टर राउंड पे कितना होगा, क्वार्टर राउंड मतलब यहाँ से चला यहाँ तक पहुंच गया, इसके लिए बताइए कि कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। सो डिस्टेंसेस यहाँ से यहाँ, सॉरी, डिस्टेंसेस यहाँ से यहाँ तक, दिस डिस्टेंस इज 2 पाई r/4, डिस्टेंस मिल गया। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता तो डिस्प्लेसमेंट, अच्छा यहाँ बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
बताना जरा फॉर क्वार्टर राउंड, फॉर क्वार्टर राउंड। आर को आर ही रहने दो, आर के टर्म में आंसर बता दो फॉर क्वार्टर राउंड। यहां से चला और यहां तक पहुंच गया। इसके लिए आपसे पूछा गया, बताइए दिस इज इनिशियल पोजीशन, दिस इज फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस, डिस्टेंस तो मैंने आपको बता दिया 2 पाई आर बाई 4, इसको आप लिख सकते हैं पाई आर बाई 2, ये तो ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बताओ, बताओ बताओ। 50/4। आर बाई 4 बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं। आर को आर रख, आर के टर्म में आंसर बता, रेडियस के टर्म में आंसर बता। Displacement is straight line distance between initial and final position. Straight line distance, अगर मैं यहाँ पे एक straight line बनाऊं तो कैसी बनेगी straight line initial से final की तरफ? This is the straight line distance from initial to final. मुझे ये वाली लेंथ चाहिए, this is the displacement. और ये लेंथ कितनी होगी? क्योंकि आपने क्वार्टर राउंड बनाया है, this angle is 90 डिग्री, यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसा। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, दिस इज दिस। पाइथागोरियन थ्योरम कितना आ जाएगा यहाँ से? एस इक्वल टू रूट टू आर। करना आता है ना ये तो, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज निकालना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ओवर 2r स्क्वायर, रूट 2 बाहर आ गया आर, तो रूट 2r इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल से फाइनल की तरफ। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये ध्यान रखना है। तो हमेशा ध्यान रखिए, इनिशियल से फाइनल की स्ट्रेट लाइन खींच दो, उस स्ट्रेट लाइन को आपको कैलकुलेट करना है कि वो लेंथ कितनी है, वो लेंथ होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कैसे लिखा जाए। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अभी हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखेंगे, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं अभी। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या करना था, मैं को रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। क्या किया हमने? एक का पोजीशन वेक्टर माइनस दूसरे का पोजीशन वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल, सीधा सीधा कर सकते हैं। फाइनल का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल का कोऑर्डिनेट, एक्स वाले आई कैप, वाई का डिफरेंस जे कैप और जेड का डिफरेंस के कैप। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को यहाँ डेल्टा आर लिखा गया है, अपन ने एस लिखा, एक ही बात है। ठीक है, सो बताइए इसका आंसर। Calculate the displacement vector for a particle moving from a point P to point Q. P पे था, Q पे जा रहा है। आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी पूछा गया है। तो क्या करना है? P is the initial position, Q is the final position। हमें क्या करना होता है? R final माइनस R initial, जिसको आप लिख सकते हैं R of Q माइनस R of P। ये आपको करना है। This will give you the displacement vector। कैसे करेंगे? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। यहाँ तो z है ही नहीं, तो छोड़ो, z की चिंता करनी नहीं है, x और y। क्या आंसर आ रहा है बताओ जल्दी से वेक्टर का। कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए जल्दी से। कोऑर्डिनेट्स क्या क्या लिखोगे? इसका x कोऑर्डिनेट 4, y कोऑर्डिनेट 2, q यहाँ पे है ना, दिस इज q। तो x में कितना है? 4 पे, और y में कितना है? 2 पे, तो 4,2 हो गया। p का देखें तो 1 और 1, तो 1,1 पे ये है। p इज एट 1,1। बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बोलो। सब तो कर दिया मैंने, अब तो आंसर बताओ, डिफरेंस बताओ। क्या आंसर आया? आई कैप प्लस जे कैप। 3 आई कैप प्लस जे कैप, बिल्कुल ठीक बात है।
क्या करना पड़ेगा, 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप। इसमें से इसको माइनस किया, आई कैप बना, इसमें से इसको माइनस किया, जे कैप बना। बस हो गया, ये हो गया 3 आई कैप माइनस जे कैप। दिस विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? पूछा यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी बताइए। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो क्या आएगा। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, रिमेंबर? अगर एक वेक्टर था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, अगर ये वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक वेक्टर आपको पता चल गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड आपसे पूछा है रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता था, रिमेंबर। सो मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ओवर 9 प्लस 1 गिव रूट ओवर 10। सो डिस्प्लेसमेंट का जो आंसर आया वो आया रूट ओवर 10 के बराबर। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड। सो दोनों आंसर अपने पास आ गए, वेक्टर भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो वेक्टर वाली सारी चीजें यहाँ पे अपन यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अब छोटी सी बातें हैं। बातें क्या हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कंपेयर करते हुए कुछ बातें यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by an object in a motion in a given time is never negative or zero. It is always positive. अगर एक मोशन की बात हो रही है तो मोशन के केस में डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। जीरो क्यों नहीं? क्योंकि मोशन हो रहा है। अगर मोशन हो रहा है मतलब वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट कर चुका है। शिफ्ट किया तो इफ दिस इज इनिशियल पोजीशन, शिफ्ट हुआ मतलब डिस्टेंस वो कवर कर चुका। तो जब मोशन की बात है तो डिस्टेंस जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ। लेंथ ऑफ द पाथ मतलब तो जितना चला है वो आप ऐड करते चलिए हमेशा। सो दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, पहली बात। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। दूसरी बात, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर कैन बी नेगेटिव, हमने देखा है। वेक्टर नेगेटिव कैसे हो सकता है? बहुत आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां से चलना शुरू हुआ, दिस इज द इनिशियल पोजीशन। ठीक है, इस तरफ चला, लेट्स से 2 मीटर्स इस तरफ चला, तो मैं बोलूंगा इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 आई कैप। यहां से मुड़ा, सॉरी, यहां से मुड़ा और इस तरफ वापस आ गया 2 मीटर्स। तो अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यहां से चला था, यहां तक वापस आ गया, इनिशियल पोजीशन पे वापस आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज जीरो नाउ। तो यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव। जब ये यहाँ तक पहुंचा था डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर्स था। जीरो, यस, वापस यहाँ पे आ गया जीरो। और सोचो अगर इससे आगे और चल जाता है इस तरफ 1 मीटर्स, अब आप डिस्प्लेसमेंट कितना लिखते? ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। इस बार डिस्प्लेसमेंट इस तरफ आता है, दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, और वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है मतलब दिस इज -1 मीटर्स। सो इस बार जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव होता। सो यस, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। इट मींस डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल और लेस देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बट नेवर ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ध्यान रखिए, क्या इसने बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो है कैन ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। सीधी सी बात है भैया। कैसे सीधी सी बात है? अगर 2 पॉइंट्स यहाँ से यहाँ हैं और ये इस तरीके से गया, सो टोटल लेंथ इज द डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट। और स्ट्रेट लाइन से छोटा लेंथ कुछ नहीं होता। आप स्ट्रेट लाइन से डेविएट करेंगे, लेंथ इंक्रीज होगा। अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, लेंथ मिनिमम होगा। सो यस, डिस्प्लेसमेंट can be less or equal to the distance but can never be more than the distance traveled. The distance covered by an object between two positions can have many values, but the displacement between them has only one value. Yes, अगर ये 2 पॉइंट्स है यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए आप अपने घर से स्कूल के लिए निकले स्कूटी लेके। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट होगा घर से स्कूल, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट।
बट अगर डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस तो भैया बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ से गए फेमस वड़ा पाव खाने, यहाँ से गए दोस्त को पिकअप करने, वहां से गए किसी और दोस्त को पिकअप करने, किसी स्टेशनरी की दुकान पे, फिर पहुंचे स्कूल। सो यस, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। आज तुम ऐसे चले गए, कल वड़ा पाव खाने का मन नहीं किया, कल दोस्त को भी नहीं उठाया, किसी और रास्ते से घूम के आए और स्कूल पहुंच गए। तो डिस्टेंस किसी दो पॉइंट्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट उन दोनों के बीच का हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, वो हमेशा सेम रहेगी। डिस्टेंस कैन वेरी, कैन हैव मेनी वैल्यूज, ये सीधी सी बात यहाँ पे लिखी गई है अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स। तो चलिए, आई गेस यहाँ तक कि आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब अपना जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है वो आता है वेलोसिटी से रिलेटेड। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट करने के बाद इसको हम रिलेट करते हैं वेलोसिटी से। वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी इज, जो आप अपने स्पीडोमीटर में, बाइक के या स्कूटी के आगे जो एक मीटर लगा होता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। उस स्पीडोमीटर में आप जो वैल्यू देखते हैं ना, वो वैल्यू होती है स्पीड की। ठीक है, वो क्या बताती है आपको कि आपकी जो गाड़ी है उस समय कितनी तेज चल रही है, किस रफ्तार से चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो बता रहा है आपको 60 किलोमीटर पर आवर, उसमें किलोमीटर पर आवर पे होते हैं पूरा रीडिंग्स, तो अगर वो 60 पे है, इसका मतलब है 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या कि आप अगर इसी स्पीड से 1 घंटे तक चलते रहे, इसी फिक्स्ड स्पीड पे 1 घंटे तक चलते रहे, तो आप 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। ये उसका मतलब होता है। अगर आप इस फिक्स्ड स्पीड पे 1 घंटे तक चले तो आप 60 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल कर लेंगे। दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो जो भी वहां पे रीडिंग्स हैं वो सारी बताती है आपकी उस समय की स्पीड। अब ये एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो सीधा सा इसको अगर डिफाइन करें तो मान लीजिए आपको स्कूल से घर आने में या घर से स्कूल आने में लेट्स से 10 मिनट लगे। मैं इसको थोड़ा सा सही करने के लिए आवर्स में बात कर लेता हूँ। लेट्स से 1 आवर आपको इसमें फील हुआ, 1 आवर आपको इसमें लगा। तो स्कूल से घर का डिस्प्लेसमेंट तो कांस्टेंट है, अभी हमने बात करी कि यहाँ से दिस इज योर होम, दिस इज योर स्कूल, इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो कांस्टेंट चीज है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट विच इज अ कांस्टेंट। अगर आपको इसमें 1 घंटा लगता है यहाँ से यहाँ तक आने में, लेट्स से डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स, जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो 10 किलोमीटर्स है, तो आप बोलेंगे कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है ना वो कितनी है? 10 किलोमीटर बाय 1 आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज वेलोसिटी। अब दिस इज नॉट एवरेज स्पीड, क्योंकि यहाँ हमने बात किसकी की है? यहाँ हमने बात की डिस्प्लेसमेंट की। दिस डिस्प्लेसमेंट इज 10 किलोमीटर्स। अगर आप वड़ा पाव खाते हुए और दोस्त को उठाते हुए आते तो लेट्स से आप 20 किलोमीटर्स में आते, आपने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया होता 20 किलोमीटर्स। तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करता तो वो होती 20 किलोमीटर्स बाय 1 आवर, क्योंकि टाइम तो उतना ही लगा आपको 1 आवर। तो क्या हो गया ये? 20 किलोमीटर पर आवर इज योर एवरेज स्पीड। तो जब भी बात करेंगे वेलोसिटी की, वो लिंक होगा सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट से, और जब भी बात करेंगे स्पीड की, वो लिंक होगा डिस्टेंस से। तो क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे डिफाइन होती है एवरेज वेलोसिटी? अगर वो इनिशियल पोजीशन r1 से अगर वो इनिशियल पोजीशन r1 से मूव करता है टू द फाइनल पोजीशन r2 और उसको टाइम लगता है डेल्टा t, तो उसका डिस्प्लेसमेंट हमने देखा था r2 माइनस r1 से दिया जा सकता है। और डेल्टा t टाइम में अगर वो इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन एज डेल्टा r बाय डेल्टा t। दिस डेल्टा r इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा t इज टाइम टेकन। तो आप सीधा से लिख सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, displacement by time taken. This is the average velocity. ठीक है, yes it is a vector quantity. इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन होगी जो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखिए ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की भी मिलने वाली है आपको। तो अगर मैं यहाँ देखूं कि P से Q तक
एक मोशन हुआ और लेट्स से मोशन इस डायरेक्शन में हुआ, कोई ऐसे घूम के गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी, दिस इज द आल्सो डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी, एंड दिस एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन एज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब अगर मैं बात करता हूँ वन डायमेंशन की, वन डायमेंशन में क्या हो जाएगा, वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग चलेगा वो। तो अगर एक ही एक्सिस के अलोंग चलता है तो लेट्स से अपन मानते हैं कि वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब तो बड़ा आसान हो जाएगा अगर वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं तब तो, कि जो भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर इनिशियल पोजीशन यहाँ है, फाइनल पोजीशन यहाँ है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो सिर्फ एक्स में चेंज होगा। ये अगर x1 था, ये x2 था, तो चेंज क्या आया, x2 माइनस x1। कितना टाइम लगा, डेल्टा t टाइम लगा, t2 माइनस t1 टाइम लगा। तो आप एवरेज वेलोसिटी सीधे लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। और यहाँ भी एवरेज वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी, बट क्योंकि एक डायमेंशन की जब बात होती है तो हम बोलते थे ना कि अगर वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो दिस इज पॉजिटिव, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो दिस इज नेगेटिव। तो यहाँ हमें वेक्टर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक ही डायरेक्शन की बात है। एक चीज मान लो पॉजिटिव है तो अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई वेक्टर तो आने वाला है नहीं, ये सब तो पॉसिबल नहीं है, वन डायमेंशन की बात है। वन डायमेंशन में वेक्टर या तो इधर होगा या वेक्टर इधर होगा, बस दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो आप इसको या तो पॉजिटिव मान लीजिए तो दिस विल बी नेगेटिव। इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन यूज करते हैं अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो जब भी वन डायमेंशन की बात होगी हम वेक्टर नहीं बोलेंगे, हम बात करेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव मतलब टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बात यहाँ पे हमारे पास रहेंगी। चलिए, तो एवरेज स्पीड की बात भी हमने कर ली। एवरेज स्पीड क्या था, टोटल पाथ लेंथ बाय टोटल टाइम। यहाँ डिस्टेंस की बात होगी, पाथ लेंथ इज नथिंग बट डिस्टेंस, सो दिस इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, दिस विल गिव यू द एवरेज स्पीड। तो आई गेस आपको दोनों बातें क्लियर हो गई। एवरेज वेलोसिटी लिंक्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एवरेज स्पीड लिंक्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, सो क्वेश्चन वैसा ही है, एक सेमी सर्कल पाथ है, यहां से यहां तक किसी ने ट्रैवल किया है और इस ट्रैवल में उसको 5 सेकंड्स लगते हैं। तो आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड, तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट बताइए पहले, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, हाफ सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, ये दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डायमीटर। तो यहाँ आराम से बता सकते हैं अपन कि यहाँ से यहाँ तक दिस इज डिस्प्लेसमेंट which is 10 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेकंड्स। टाइम दे रखा है यहाँ पे आपको 5 सेकंड्स, दिस इज 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। और ऐसे ही डिस्टेंस की बात करिए, डिस्टेंस इज पाई आर बाय टाइम, ये हो जाएगा। तो आर यहाँ पे 5 है, रेडियस इज 5 सेंटीमीटर्स, तो पाई इंटू 5 बाय 5 हो जाएगा पाई सेंटीमीटर्स पर सेकंड। ठीक है, सो आज का अपन क्लास यहीं खत्म करते हैं, अपना टाइम भी खत्म होने ही वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, आगे बात करेंगे एक्सेलरेशन की भी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।